हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और फेमस बुक उपेंद्र सिंह, विच इज़ अ बुक रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको ये जो बुक है, इसके अंदर आपको एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री कंबाइन देखने को मिलेगी, जैसे आपको पूनम दलाल दहिया के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर 12th सेंचुरी तक है। ये बुक आती ही यहाँ तक है, यानी कि यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत या फिर मुग़ल एम्पायर या उसके बियॉन्ड आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन आपको प्री हिस्टोरिक एज से लेते हुए 12th सेंचुरी एडी की पूरी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिलेगी, जो कि आपको किसी सोर्स से शायद से ही मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, तमिलनाडु नहीं करनी है, पूनम दलाल दहिया नहीं करनी है। वो भी आपको करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये बुक ऐसी नहीं है कि आप इसको पढ़कर चले जाओ और सारा का सारा आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है वो कवर हो जाएगा। ये बुक तब करनी चाहिए जब किसी भी कैंडिडेट का जो एनसीईआरटी का लेवल है, तमिलनाडु का लेवल है, स्टैंडर्ड बुक लाइक पूनम दलाल दहिया का जो लेवल है वो कवर हो गया हो, उसके बाद इस बुक पर आना चाहिए। जैसे मैं इसको फाउंडेशन कोर्स के अंदर बोलता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स का ये 2.0 लेवल होता है। जैसे पूनम दलाल दहिया तक की जो बुक है, अगेन इट इज़ अ टफ बुक, इसको मेमोराइज करना इतना ईजी भी नहीं है। पूनम दलाल दहिया को टाइम लगता है बच्चों को। तो वो स्टैंडर्ड 1 की बुक है, लेयर 1 की बुक है, ये लेयर 2 की बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन ये एक एपिक्स और फाइनल बुक होती है अगर आप एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को, अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को समझना चाह रहे हो, स्पेशली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब क्या है कि आपको पुरानी चीज़ें तो रिवाइज करनी ही है। मतलब मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको इस बुक को यूटिलाइज कैसे करना है, मेरे लेक्चर्स को यूटिलाइज कैसे करना है फाउंडेशन कोर्स के अंदर। आपको बेसिक स्टफ तो अपना प्रिपेयर करना ही है। ये वाली बुक आपको परचेज करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये महंगी बुक है और स्टैंडर्ड बुक्स ऐसे भी महंगी होती है। तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर लो। चाहे यूट्यूब से अगर आप देख रहे हो, फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को तो पता ही है, हर चीज़ का मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल है। आप बुक्स के ऊपर खर्चा मत करा करो। अगर आपको ज़्यादा पैसे हैं अगर आपके पास, मैं आपको अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा, आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र करवा दिया करो। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मज़े से आइसक्रीम खाया करेंगे रोज़ आपके पैसों से, ठीक है। तो ये वाली बुक आपको यूटिलाइज कैसे करना है, आपने मान लो कि एनसीईआरटी का जो लेवल है, एंशियंट और मेडिवल आप कर रहे हो, आपने वो प्रिपेयर करा। आपने तमिलनाडु जो है वो प्रिपेयर करा। आपने पूनम दलाल दहिया की जो बुक है वो प्रिपेयर करी। उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली बात है, रेडीमेड कुछ कंपाइलेशंस तो होंगी जहाँ पर आपने जॉट डाउन करा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अपनी मेरी लेक्चर्स के एनालिसिस को। तो जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो आप साइड में अपनी शीट्स पर या आपने जो भी रजिस्टर बना रखा हो उसके ऊपर मार्जिन्स बनाकर या तो ऐड कर लेना साइड में, या तो आप स्टिकी नोट्स को यूज़ कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, इसको एक बार के लिए हम डिटेल में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इस बुक को। लेक्चर्स को आप अच्छे से 2 से 3 बार सुन लो, और उसके बाद जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एनालिसिस आपको मिलती है, जो आपको पता है अभी तक, जो अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी, तमिलनाडु, पूनम दलाल दहिया फाउंडेशन कोर्स में कर चुके हो, अगर आप सबको वो चीज़ पता है, वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको उसमें से कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही हैं, आप उनको ये साइड में मार्जिन्स या स्टिकी नोट्स वगैरह बनाकर आप यहाँ पर ऐड कर लो। ऐसे अपनी जो भी आपने कंपाइलेशन का जो अपना सोर्स बना रखा है, आपने चाहे बुक बना कॉपी बना रखी है या फिर A4 शीट्स यूज़ करते हो अगर आप, तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी अप्रोच मुझे बतानी थी कि आपको इस बुक को यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये चैप्टर 1 नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए अगर आप देखोगे कि अभी जब मैंने PDF सेंड करी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ लिख कर भेजी कि इंट्रोडक्शन, मैंने कोई चैप्टर का नाम लिख कर नहीं भेजा, इंट्रोडक्शन पेजेस 1 to 8 की ये पहली PDF है। अभी और हैं 13 पेजेस लगभग हैं पहले इंट्रोडक्शन के उसमें। तो इसका नाम क्या है, आइडियाज़ ऑफ अर्ली इंडियन पास्ट, ठीक है। चैप्टर 1 की तरफ डायरेक्टली आपको नहीं कूदना है, पहले इसको भी समझना है। इसके अंदर भी बहुत गहराई से कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, एंड बहुत अच्छा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर इन्होंने बना रखा है, ठीक है। हम इसके अंदर 4 चीज़ें पढ़ेंगे। मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट,
जैसे अभी हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ते हैं ना इंडिया की, कि टॉप में जो हैं हमारे हैं हिमालयास, जिनके फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं। फिर आपके हिमालयन फुट हिल्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो रिवर वैलीज होती हैं वो आ जाती हैं, आपके प्लेन्स रीजन आ जाते हैं, आपके जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं वो आ जाते हैं। और फिर आपके लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स जो हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो आ जाते हैं। तो ये हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन हम इसको देखेंगे सबसे पहले एंशियंट पास्ट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्स्ट से, जो कि टेक्स्ट है, वैसे तो हम बड़े सारे टेक्स्ट इसके अंदर पढ़ने वाले, लेकिन प्राइमरी तरीके से जो सबसे रिलायबल टेक्स्ट माना जाता है, अब चाहे उसको आप रिलायबल कह लो, रिलायबल आप मान सकते हो। साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि हाँ भाई उस ज़माने के लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन थोड़ा सा जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने, हिस्टोरियंस ने देखा कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें डेविएट होती हैं एंशिएंट टेक्स्ट से, लेकिन फिर भी माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो या रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करो, तो जो सोर्स दम रखते हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने के अंदर फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट को, तो वो माने जाते हैं पुराणास या पुराण जिसको आप कहते हो। ओके, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी का क्या? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के पास को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और अर्ली इंडियन हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशंस कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है। और न्यू हिस्ट्रीज और अनरिटन हिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक क्या है ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। ये 4 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर इसका बेस बनाना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये कुछ इंस्क्रिप्शन आपको गिवन है, धीरे धीरे करके चैप्टर जैसे आगे प्रोसीड होगा ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बेसिक एक पैराग्राफ से रूबरू करवाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखने में अभी आपको जितना कैजुअल लग रहा है ना कि हाँ भाई एक रीडिंग के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, मैं डेडिकेटेड यही लेक्चर सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर डेडिकेट करूँगा, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। देखो मैंने अभी एक शब्द का जिक्र करा आपसे, पुराण। बुक की शुरुआत ही इसी शब्द से हो रही है, पुराण। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, अभी तक मेरे साथ इतनी हिस्ट्री पढ़ चुके हो, आपकी रिविजन्स भी अच्छी होंगी, पूनम दलाल दहिया तक के लेवल पर आप जा चुके हो मेरे साथ फाउंडेशन कोर्स के अंदर। क्या होते हैं पुराण? एंशिएंट टेक्स्ट तो सारे ही टेक्स्ट हैं, और कैसे मैं पुराण को मानूं कि पुराण दूसरे टेक्स्ट एंशिएंट टेक्स्ट से अलग है? क्या अलग बात है पुराण के अंदर? फाइका वाटर पुराण रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट भी बड़े सारे हैं, लेकिन पुराण को क्या चीज़ उनसे अलग बनाती है? क्या? नहीं, आप मुझे बताओ, इजी लैंग्वेज में बताओ, किसी को समझाना अगर पुराण, तो पुराण क्या होते हैं? कोई बात नहीं, कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आप लोग देखो कंफ्यूज अक्सर हो जाते हो, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी मल्टीपल जब आप रिवीजन करोगे स्पेशली, लेकिन इस बुक से आपकी दिक्कत दूर होगी। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो, वेदास पुराण से अलग कैसे हैं, पुराण अरण्यका से अलग कैसे हैं, अरण्यकास पुराण वेदास उपनिषद से अलग कैसे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होती है। ये कन्फ्यूजन अभी तक हम दूर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन हमारी जो भी, आई एग्री कि हमारे जो भी एनसीईआरटी तमिलनाडु पूनम दलाल दहिया के सोर्सेज, उसमें इतना डिटेल में गिवन नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना कि वो राइटर्स क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी तमिलनाडु और पूनम दलाल दहिया जैसे लेवल की जो बुक्स लिखते हैं, वो अगर ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे ना, तो वो उनकी बुक को, उनके टेक्स्ट को थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा पढ़ने वाले को कि हिंदुज़म की तरफ ओरिएंटेड है ये। लेकिन उपेंद्र सिंह ने इस दिक्कत को दूर करा है। उन्होंने बताया कि भाई जब बातें
हमारे भारत के अंदर जब एंशियंट टाइम से चलती ही हिंदुज्म से रिलेटेड थी, तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी उस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। फिर उसको चैलेंज करने के लिए या फिर किसी भी ट्रेडिशन के सामने काउंटर ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुआ, ये आपको बात समझना ज़रूरी है। और इसलिए बुक मुझे अच्छी लगती है कि बड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, और यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान वाली बातें नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ क्लियर है, चाहे वो हिंदुज्म से रिलेटेड है तो वो वैसे ही लिखी गई है, चाहे इस्लाम ट्रेडिशन से जो रिलेटेड है वो वैसे ही लिखी गई है, और बाहर से अगर कोई ट्रेडिशन हमने बोरो करा है जिसने डाइवर्सिटी का एंगल वास्ट करा हमारे देश के अंदर, वो भी एज इट इज लिखी गई है, अलॉन्ग विद गुड एनालिसिस, फैक्ट्स, और उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए सिर्फ राइटर ने यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट नहीं दिए, अलग अलग व्यू पॉइंट को मर्ज करा यहाँ पर, ताकि आप अपना खुद का भी एक व्यू पॉइंट बना सको। जैसे हमने पूनम लाल दहिया के अंदर पढ़ा था कि हड़प्पा के डिक्लाइन के पीछे बड़ी सारी थ्योरीज हैं। अब यार उनमें से कोई भी थ्योरी 100% एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप आर्यन इन्वेजन को सही थ्योरी मानते हो, या फिर आप जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ को सही थ्योरी मानते हो, या फिर आप ये मानते हो कि फ्लड आ गया था, या फिर अलग थ्योरी कहती है कि ड्रॉट आ गया था। वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्या होते हैं ये पुराण? ठीक है, गुड गुड गुड। आर्यन कह रहा है कि हिंदुज्म से रिलेटेड होते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है पुराण के अंदर, ठीक है, गुड। और प्राची आप कुछ बोल रहे थे? नहीं 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 नहीं, वेदास वेदास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कंपाइलेशन तो वर्ड आपने ठीक बोला, वेदास से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर कोई कुछ। फायका ये चीज़ क्लियर है ना कि पुराण वेदास से रिलेटेड नहीं होते हैं सच, अलग टेक्स्ट है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो फायका? हाँ, मैं भी बताता हूँ इसके बारे में। चलो मैं आपको एक, आप लोग सारे लोग सही हो थोड़ा थोड़ा, मैं आपको पूरा सही करता हूँ इस चीज़ में। कुछ बातें जॉट डाउन करना, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको एनालिसिस दूंगा जिसके बेसिस पर आपकी बुक आगे डिस्कशन चलेगी। जो पुराण है ना, सबसे पहले तो दोस्तों एक बात याद रखना, दे आर प्राइमरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, दे आर प्राइमरी रिलीजियस टेक्स्ट विद इन कौन सा रिलीजन? हिंदुज्म, ठीक है। ये जो पुराण शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है संस्कृत के अंदर एंशियंट। नाम से पता लगना, पुराण, पुराणास, एनीथिंग विच इज प्राचीन, विच इज एंशियंट, संस्कृत के अंदर। तीसरी बात, पुराण में इंफॉर्मेशन गिवन होती है किसके बारे में? हिंदू बिलीव्स, हिंदू माइथोलॉजीज, ट्रेडिशंस रिलेटेड टू हिंदुज्म, एक्सेट्रा। जो मेजर डिविजन्स हैं पुराण की, मेजर मेजर मैं बात कर रहा हूं, तो पुराण की दो मेजर डिविजन्स मानी जाती हैं। जब भी आप जॉट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें, आगे चलकर जैसे बुक आगे प्रोसीड होगी आपको सारी और क्लैरिटी मिल जाएगी, डिटेल में हम डीप डिगिन करेंगे। अभी आप इसको मैक्रो लेवल से जान लो, जो मैं आपको जॉट डाउन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो मेजर डिविजन्स होती है पुराण की, एक होते हैं महापुराण, दूसरे होते हैं उपपुराण। लास्ट थिंग, यूजुअली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, यूजुअली, ऑलवेज नहीं,
काफ़ी बार ऐसा होता है, 90% केसेस के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि जो पुराण्स हैं इनकी जो नेमिंग है, that naming is related to some gods या फिर गॉडेसेस। उनमें से प्रोमिनेंट जैसे जो पुराण है, दे आर ब्रह्मा गॉड के ऊपर ब्रह्म पुराण, विष्णु जी के नाम से विष्णु पुराण, विष्णु जी की सवारी गरुण पुराण, शिव पुराण, और फिर एक होती है सबसे फेमस शिव महापुराण। ओके, हमने यहां पर अभी बात करी, एक चीज की तरफ ध्यान देना, हमने यहां पर अभी बात करी कि इसके अंदर पुराण के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है रिलेटेड टू हिंदुज्म बिलीव्स, माइथोलॉजीज और ट्रेडिशंस। अगर मैं ये इन तीनों शब्दों को जोड़ दूं दोस्तों, आराम से सुनना, इत्मीनान से, बिल्कुल शांत दिमाग से सुनो। पहले एक बार के लिए मुझे डिस्कशन करने देना, मैं आपको वक्त दूंगा, आप अपने डाउट रेज करना। पहले एक बार के लिए मेरा फ्लो मत तोड़ना, ठीक है, वरना मैं आपको तोड़ दूंगा। मेरी बात सुन ध्यान से। ये जो तीन शब्द है, बिलीफ क्या होता है? आपका सोच विचार। मैथोलॉजीज, जो पुराने समय से कोई बातें चली आ रही हैं जिसको आज के समय तक भी हम सच मानते हैं। जैसे नई गाड़ी आई है तो उसकी पूजा करना, नींबू मिर्ची लगाना, तो वो सही रहेगी। दिवाली की रात को, होली की रात को चौराया क्रॉस ना करना, टोना टोटका वहां पर होता है, ये सारी चीजें है ना। और यही चीज ट्रेडिशन से रिलेटेड है, राइट। आज भी हम इन चीजों को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे कल्चर में सही मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? प्राची, घर के बाहर आपकी नई गाड़ी आई है तो आप उसके ऊपर हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर विस्की चढ़ाओगे या फिर पहले टीका लगाओगे उसे? क्या शुभ मानोगे आप किसको? ठीक है ना, कि दारू पियोगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के उस पर, है ना। तो बिलीव्स, मैथोलॉजीज और ट्रेडिशंस। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें जो हैं, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, मैथोलॉजी, जो तीन शब्द हैं, और अगर आप इससे रिलेटेड कितनी भी बातें अगर आप जोड़ लो, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज अपने टाइम से जो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़कर आते हैं, पढ़ते हुए आए हैं हमारे खानदान के अंदर, जो बातें डिसिप्लिन रिलेटेड टू पूजा पाठ या फिर कुछ तंत्र मंत्र की विद्या जो प्रचलित थी उनके जमाने में, जो एक जमाने पहले हमारे पूर्वजों ने सीखी थी, वही आज तक चली आती है ना? बताओ हाँ या ना। छोटा सा एग्जांपल देकर उसको जस्टिफाई करता हूं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैं आपको लेकर जाऊंगा इस चीज को समझाने के लिए। हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको भूत पिशाचों से डर लग रहा है या आपके ऊपर टोने टोटके का असर है, आप कौन से देवी देवता को पूजते हुए ये असर को खत्म कर सकते हो, या फिर आप अपने अंदर डर को भी खत्म कर सकते हो? और एक पाठ करते हुए आप शमशान घाट के अंदर भी बिना डरे टहल सकते हो। बताओ किसके ऊपर विश्वास रहेगा आपको कि भूत आपके पास नहीं आ सकते? नेम दैट गॉड। हनुमान जी, एंड उनका पाठ हनुमान चालीसा। ये ट्रेडिशन कहीं ना कहीं, जो आपके मुंह से जो आंसर निकल रहा है, ये ट्रेडिशन कहीं ना कहीं हमारे खानदान में पूर्वजों ने अपने जमाने के अंदर सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, और आने वाली जनरेशन को सिखाया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना। और उसी को लोग क्या करते हैं, सच मानते हैं कि इससे असर होता है, इससे बुरा असर कटता है, इससे नजरें जो हैं किसी की लगी हैं वो दूर होती हैं, किसी ने टोना टोटका करवाया हो वो खत्म होता है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही जीवन में वो आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही वो होती है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा कंटेम्पररी बेसिस पर जानते हैं। देखो, एक पर्सन है,
एक पर्सन है, प्रदीप मिश्रा जी। आप में से काफ़ी सारे लोग इनका शायद से नाम जानते हो, या घर में कभी मम्मी वगैरह इनका आस्था चैनल लगा कर बैठती हो। आजकल ये बड़ा सुर्खियों में है। ये क्या करवा रहे हैं? फायका कौन सी कथा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी पढ़ पाते हो फायका? थोड़ी बहुत। शिव महापुराण है ना। अब ये क्या करते हैं, जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है? एक चीज समझने की कोशिश करना। अब दोस्तों ये देखो क्या है, प्रदीप मिश्रा जी एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो जनता के सेवक ही हैं, ठीक है? ये कोई पंडित पुजारी वगैरह नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? जितना मैंने जाना, मैंने समझा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे आपको समझाना था, तो मैं सर्च कर रहा था बड़े दिनों से कि इसको और अच्छे से कैसे बनाऊँ, ठीक है? अब देखो क्या होता है, आप पहले यहाँ पर इनके ये जो कथा जो चलती है इनकी, यहाँ पर आप सबसे पहले ज़रा ऐसा आप देखते हो कि आस्था चैनल पे बहुत सारे गुरु आते हैं, वो आते हैं, और लाखों की भीड़ जो होती है वो इकट्ठी होती है, ठीक है? किसी भी कथा संबंधित चीज़ को सुनने के लिए, जानने के लिए, ठीक है? आप ये भीड़ देखो, ठीक है? लगभग 2.5 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग होते हैं। अब ये करते क्या हैं? शिव महापुराण एक पुराण है, ओके? उसके अंदर कुछ बिलीव्स गिवन है, कुछ मैथोलॉजीज गिवन है, कुछ ट्रेडिशंस गिवन है। जो बातें उसके अंदर गिवन है, ये एक तरीके से सोसाइटी में उन सारी शिव महापुराण की बातों को लेकर आते हैं। उसका एक प्रकार से जो क्रक्स है वो सोसाइटी को प्रेजेंट करा। लिख देता हूं मैं पहले, शिव महापुराण। उसका क्रक्स सोसाइटी को प्रेजेंट करा। क्रक्स क्यों कह रहा हूं मैं भाई? अगर आप इतने समर्थ हो, आप खुद से पढ़ सकते हो, आप खुद जान लो डिटेल के अंदर, लेकिन वो आपको जो मेन मुद्दे की बात है वो आपको बता देंगे। तो ये जो लोग हैं, ये कथा सुनने क्यों आए? लोग कथा सुनने क्यों जाते हैं? मतलब वाई शिव महापुराण के बारे में क्यों जानने गए? एक्चुअली दीज पुराण्स आर हैविंग सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके बेसिस पर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, मतलब डेली लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, इनसे आप पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाते हुए निजात पा सकते हो, ठीक है? स्पेशली विद रिगार्ड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ही इज प्रोवाइडिंग दैट क्रक्स in the form of tips and tricks, charging nothing but helping millions of people out there who follow Hinduism and who have great faith and great विश्वास on Lord Shiva, ठीक है? और जो शिव महापुराण को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, विश्वास है जिनमें, जिनको शिव जी के ऊपर, ओके, लॉर्ड शिवा के ऊपर। एक बात और भाई देखो, जब मैंने आप लोगों को अगर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कुछ पढ़ाया है और अगर आप लोगों का सिलेक्शन अगर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आई वॉन्ट योर नेम रिकॉर्ड्स वगैरह, ताकि मैं भी ट्रू IAS एंड PCS की पब्लिसिटी करूँ अपनी, है ना? या फिर मैं जानूँ तो कि भाई मेरी बातों का कितना असर हुआ, क्या मैं किसी को क्लियर करवा भी सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ। सिमिलरली ही इज डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है?
पुराण की बातों को, शिव महापुराण की बातों को क्रक्स बनाकर सोसाइटी को दे रहे हैं, और सोसाइटी में लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनका समाधान लोगों को मिल रहा है। तो रिव्यू तो देंगे ना लोग कि मतलब क्या सच में ऐसा हुआ, काम करी आपकी चीज़ें कि नहीं करी, आपके टिप्स एंड ट्रिक जो आपने बताया था कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो पीपल यूजली जब उनका टास्क फुलफिल हो जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो उनको लेटर्स लिखते हैं। जब मैं इनकी वीडियोस थोड़ी सी डीप डिगिंग करी ये देखने के लिए कि पुराण के बारे में, तो ये जैसे लेडीज़ हैं या कोई भी हैं, तो ये अपने लेटर्स लिखती हैं। सारे लेटर तो नहीं पढ़ते, लेकिन ये लोगों के हैप्पीनेस के लेटर होते हैं कि सच में आपकी बातें काम करी, थैंक यू, हमें नहीं पता था कि ऐसा ऐसा करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक ए एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, आपको क्या करते हैं, ताबीज़ पहनाते हैं, आपको पत्थर पहनाते हैं, कहते हैं कमर पे धागा लगा लो, कमर के पीछे एक टीका लगा लो काला सा, घर से बाहर निकलो तो ऐसा ऐसा करके निकलो, ये पत्थर पहनना, इसको इस उंगली में पहनना, तो आपकी जो स्टार्स हैं वो बदलेंगे। तो ये क्या है, ये सब बातें क्या है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स ही तो है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सको। बहुत सारे लोग पत्थर ताबीज़ वगैरह पहनते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको, एंगर इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कोई भी काम जो है वो 100 तक नहीं जा पाता, 99 पे आकर 99 पर जाकर दोबारा डाउन ट्रेंड उनके जीवन का स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए इंसान दर बदर भटकता है, और उसे अगर वहाँ पर ऐसी कोई अगर एक उम्मीद दे दे, और जो ऐसी उम्मीद से कि अगर वो उसको पालन उसको करे, उसको फॉलो करे और उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, तो क्यों कोई शुक्रगुजार नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये तो खुदा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपने कथा के अंदर बताते हैं, एक तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब मैं आपको ईजी वे में समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जब लोगों को उनसे राहत मिलती है तो लोग यूजली क्या करते हैं, इनको लेटर्स लिखते हैं, और वो इस लेटर्स को पढ़ते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा करा था, ये फॉलो हो सकता है, तो आप भी ऐसा ऐसा करो। इट इज़ जस्ट लाइक ए मैंने भाई ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई, आप लोगों को बहुत फायदा मिला, आपके जीएस पेपर 1 के अंदर बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए, और आप किसी पोडियम पे जाकर ये बोल रहे हो कि भाई हिस्ट्री पढ़ने का पर्सपेक्टिव आप उनसे जानो, वो फाउंडेशन कोर्स के अंदर ऐसा पढ़ाते हैं, और आप मेरे को जैसा रिजल्ट मिला है, मेरे कलीग को जैसा रिजल्ट मिला है जो उनके फाउंडेशन कोर्स में आते थे, आपको भी मिलेगा वो ऐसा रिजल्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, और भी लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आप और लोगों को मैसेज दे रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पर जाके मुझे रिजल्ट मिले हैं, तो आप ये सेम चीज़ फॉलो करोगे सेम समस्या के लिए, तो आपके भी मार्क्स आने लगेंगे, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। पुराण के बारे में चीज़ समझ में आई, आज क्लियर हो गया पूरा पुराण के क्या होता है। फायका, गॉट सम न्यू इनसाइट और नॉट? ठीक है, समझ में आया मयूर सब लोगों को? ओके। अब जैसे ये जो बिलीव्स हैं, माइथोलॉजीज हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो ये फॉलो करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब बेसिकली क्या होते हैं, तो ये मतलब बड़े सिंपल से होते हैं। जैसे इनके प्रवचन में जनरली ये कहा जाता है, ये खुद से कुछ नहीं बोलते हैं, ये खुद से कुछ नहीं बोलते हैं, ये सारी वही बातें बोलते हैं जो कि शिव महापुराण में गिवन है, और ये किसी और पुराण के बारे में ये नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा था ना आपको कि गरुण पुराण होती है, ब्रह्म पुराण होती है, शिव महापुराण होती है। ठीक है, ये उसके बारे में, ये सारे पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं। ही इज़ नॉलेजेबल एंड वेल वर्स इन शिव महापुराण। ठीक है, जैसा कि कोई एक फैकल्टी होता है या कोई एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, तो वो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, आप उससे कहो मुझे फिजिक्स भी पढ़ा दो, मैथ्स भी पढ़ा दो, बायो भी पढ़ा दो, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ आपको पढ़ा दे। ओके, अब इन्होंने एक्सपर्टीज अपनी हासिल कर रखी है शिव महापुराण के अंदर। ठीक है, तो जैसे शिव महापुराण की किताब को अगर आप पढ़ोगे, मतलब मेरे घर पे रखी हुई है, मम्मा पढ़ती है मेरी, तो उसके अंदर ना एक बात गिवन है जैसे, और ये उस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। शिव जी की भक्ति ना सबसे ज़्यादा चीप भक्ति होती है, सबसे ज़्यादा सस्ती भक्ति होती है। आपको वहाँ पर कुछ ताम झाम नहीं करना पड़ता, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते बहुत ज़्यादा। शिव जी को इम्प्रेस करने का, जो काफ़ी लोग बोलते हैं, माफ़ करना अगर मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ठीक है, भगवान भी हमारे दोस्त की तरह ही होते हैं, हमारे फादर मदर की तरह होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिलेशन बनाकर उनको कैसा डिनोट कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि शिव जी को अगर आपको
पटाना है, इम्प्रेस करना है या खुश करना है, तो उसके लिए आपको कोई तामझाम, बड़े बड़े हवन आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कॉस्टली भक्ति लक्ष्मी माँ की और देवियों की होती है हिंदू धर्म के अंदर, जहाँ पर आपको महंगी महंगी चीज़ें अर्पित करनी पड़ती हैं देवियों को खुश करने के लिए, और वहाँ पर हर गरीब इंसान की बस की बात नहीं है कि उन सारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो कि हवन में पूजा पाठ में लगता है खरे उतरना। लेकिन शिव भक्ति इज़ वेरी रीजनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव भक्ति। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ नहीं भी कर सकते हो, एक लोटा लो, पानी उसके अंदर भरो भरो और शिवलिंग पे जल चढ़ा दो। तो ये उस बात को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स बताई कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेने जा रहे हैं। तो इनका ये कहना होता है अपनी कथाओं के अंदर, जो इनकी कॉमन लाइन, कॉमन थीम मैंने सुनी, कि सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक लोटा जल। ठीक है, अब दिस इज रिटन इन शिव महापुराण कि यही अगर आपको दिक्कत हो या कुछ भी हो, तो आप एक बार अच्छे से सच्चे मन से कुछ दिनों तक जाते हुए, मंदिर जाते हुए शिवलिंग के ऊपर ऐसी ऐसी आराधना करो और आपको इससे रिजल्ट मिल जाता है। तो शिव महापुराण के अंदर बड़े सारे से टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन है। तो किस कंटेक्स्ट में और कौन सी समस्या के लिए कैसे यूज होने चाहिए और कैसे उनको फॉलो करना है, वो चीज़ ये आपको ये बताते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हिस्ट्री का फ्लेवर अलग होता है, आंसर राइटिंग का, एथिक्स का अलग होगा, ऐसे का अलग होगा। इस सब्जेक्ट को इतना डीप डिगिन करना है, इसके लिए ये बुक है, ये सोर्सेज हैं, आप ऐसे फॉलो कर लो तो आपको ऐसे नॉलेज मिल जाएगी, आप ये लेक्चर देख लो तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो वैसा हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे ऐसे ही बातें, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो पुराण होते हैं उनमें गिवन होती हैं। इससे ज़्यादा आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जानने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज ये वाली बुक को यूजीसी नेट के बच्चे यूज़ करते हैं, तो इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए। और भी आएगा इस बुक के अंदर, फिर से आएगा पुराण के बारे में, तब हम और बातें कर लेंगे। तो जो पुराण है वो यूनिवर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना आगे बढ़ने से पहले, ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब हम ना एक प्रकार से यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और अर्थ को समझने जा रहे हैं। आप अभी के लिए अपनी जो साइंटिफिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की नॉलेज को जो जानते हो सोलर सिस्टम को समझने के लिए, एक बार के लिए आप उसको दरकिनार कर दो, क्योंकि ये जो यूनिवर्स को अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू पुराण करने जा रहे हैं। और आपको भी पता है, इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता कि कभी भी किसी रिलीजियस टेक्स्ट में जो बातें होती हैं वो बातें साइंटिफिक हो ना हो, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ तो वो बाद में होगी आगे वाले ज़माने के अंदर, लेकिन जब वो लिखी गई है, जब आप उसको पढ़ रहे हो, वो माइथोलॉजिकल बेस्ड होती हैं। वो एक विश्वास के ऊपर चलती हैं कि हाँ भाई धर्म ग्रंथ की किताब है, इसके अंदर ऐसा लिखा गया है तो ये गलत नहीं हो सकता, है ना। जैसे फायका इस्लाम में भी होता है ना, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, हर धर्म के अंदर एक चीज होती है। जैसे आप क्या बोलते हैं फायका, कयामत का दिन, जजमेंट डे आएगा, लेकिन फायका एग्जैक्ट मुझे उसकी डेट बताओ, अगला कयामत का दिन कब आने वाला है, डेट बताओ। क्या बात हुई आपकी अल्लाह से, जल्दी बताओ। नहीं पता, किसी को पता है? जजमेंट डे वाले दिन अल्लाह किस रूप में आएंगे या किसको भेजेंगे और कौन आपसे सवाल जवाब करेगा, पता आपको ये वाली बात? लेकिन फिर भी आप गुनाह करने से, पाप करने से अपने आप को बचाते क्यों? मन के अंदर विश्वास है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है ना। कर्मा खेल सकता है मेरे ऊपर, अच्छे कर्मों का जो रोटेशन साइकिल है वो मुझे 100 गुना होकर मिलेगी, और ऐसे बुरे कर्मों के साथ भी होगा। ये हम सबको विश्वास रहता है कि नहीं रहता है, बताओ प्राची। इसी की बेसिस पर हमारे अंदर बहुत बार गलत काम करते करते एक अंदरूनी आत्मा में रोकती है ना, हाँ या ना। इसलिए भी माना जाता है कि ये सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए थे। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पुराण्स, बट ओवरऑल जैसे अगर आपसे कोई पूछे ना, मतलब देखो इसके ऊपर डिबेट तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक आप कह लो, चलो आप यही मान लो चलो कि मैं आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे
ये मैंने आंसर प्रिपेयर कर रखा है अपना, और आप इसके ऊपर अच्छे से देखना, इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो और कम लफ्जों में जस्टिफाई कर सकते हो आप इसको। आपको ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने की जरूरत नहीं है कि धर्म का बर्थ क्यों हुआ। अब आप स्टक हो भाई, हाँ भाई ये तो कभी सोचा ही नहीं कि धर्म का बर्थ क्यों हुआ। धर्म का बर्थ इसलिए हुआ क्योंकि इंसान हमेशा, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका जो ख्याल होता है, वो एक नीच प्रवृत्ति का पर्सन होता है। उसका ख्याल हमेशा दूसरों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इंसान अगर उसके ख्यालों के ऊपर, उसके एक्शन के ऊपर कोई ब्रेक ना हो ना, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठेगा कि जिसका उसे कोई पश्चाताप भी नहीं होगा अंदर से, न गिल्ट फीलिंग होगा, और वो सिर्फ अपना सुख, अपना मानसिक सुख और शारीरिक सुख को देखने के लिए कितनों की जिंदगी तबाह कर मारेगा। धर्म का बर्थ इंसान की इस नीच सोच और उड़न उड़न खटोला वाली सोच के उड़ती चले वो उड़ती चले वो उड़ती चले, ऐसी सोच के ऊपर ब्रेक लगाने के लिए और हृदय परिवर्तन करने के लिए, आत्मा संतुलन करने के लिए धर्म का बर्थ हुआ था। आपको पता है का इस्लाम में रोजे क्यों रखे जाते हैं, या फिर हिंदू धर्म के अंदर व्रत क्यों होते हैं? पता है आपको? रोजे की बात पहले मैं आपको बताता हूं, इसका साइंटिफिक रीजन जानते हो फायका आप? रोजे 30 दिन के होते हैं ना, पूरा महीना चलता है रोजा, रमजान का महीना। क्यों होता है बताओ, साइंटिफिक बताओ रीजन इसको। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, क्या बताओ, क्या कहोगे? नहीं नहीं, साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना ये वाली चीज़ कि देखो, इस्लाम के अंदर नॉन वेज कंज्यूम करा जाता है, और काफ़ी लोगों के शरीर पर नॉन वेज का असर, कोलेस्ट्रॉल का असर बहुत ज़्यादा भारी भरकम मात्रा के अंदर होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक बेसिस ये है कि महीने में, साल में एक महीना ऐसा मिले कि जहां पर हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकें, और ये डेली बेसिस पर आपको एक महीने से क्या हो जाएगा। तो इस्लाम में तो फायका डेली बेसिस पर भी एक्सरसाइज करवाई जाती है। नमाज क्या है, जिस तरीके से, जिस पोस्चर में बैठ के सजदा करा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, बार बार घुटनों पे ऐसे वो करना, फिर झुकना, फिर उठना, फिर लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना, बॉडी मूवमेंट होना जरूरी है। ये इसका साइंटिफिक बेसिस है। पंडित नेहरू ने भी एक वाली बात की थी ना, एक चीज याद है उनकी, एक स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी लक्ष्मीकांत के अंदर, या पता नहीं कहीं पर पढ़ाई थी मैंने आपको, कि अंडरस्टैंडिंग रिलीजन विदाउट साइंस। ठीक है, अगर आप साइंस और रिलीजन को मर्ज करके नहीं समझते हो, धर्म को और विज्ञान को, तो आप दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। धर्म को सिर्फ धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता है। अब व्रत वगैरह क्यों रखवाए जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर कहीं पर भी? इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। सेल्फ कंट्रोल को अगर आप साइकोलॉजी में समझोगे ना, इट इज नोन एज लर्निंग टू डिले योर ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन होता है, हाय मैं ये भी पालूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये भी ले आऊं, मैं वो भी ले आऊं, मेरे पास तो कितना पैसा है, मैं तो यहां भी खर्च कर दूं, वहां भी खर्च कर दूं, इसको भी खरीद लूं, उसको भी खरीद लूं। इस जो मंकी माइंड है ना, ये, इसको रोकने के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना गया सारे धर्मों के अंदर, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जिसके ऊपर, जिस इंसान के ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता ना, ऐसा इंसान एक दिन अपने आप को परेशान करके अपने आप को इस कदर तबाह कर लेता है कि आत्महत्या के अलावा उसके ऊपर कोई चारा नहीं रह जाता उसके पास। वो अपने लिए इतने खड्डे खोद लेता है, उड़ते 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 उड़ते, कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जो इंसान अपने मन की सिर्फ करता चलता और कहीं उसका ब्रेक नहीं होता, एक दिन वो आत्महत्या करने पे ही मजबूर हो जाता है। क्यों? इसका एक रीजन है, जब आपको हर इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, लेकिन जब कोई भी ऐसे मौके आएंगे कि जब आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, अपनी इच्छाओं के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपने ब्रेक लगाना तो कभी सीखा ही नहीं। और जब आपने ब्रेक लगाना कभी नहीं सीखा, तो आपका मन विचलित होगा। जब विचलित होगा तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको साइकोलॉजी कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आप सोच कुछ और रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है। लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? कुदरत से तो लड़ नहीं सकते हो, कुदरत को तो पकड़ना आसान नहीं है, और कुदरत है कहाँ? पहली बात है, यूनिवर्स की तो एक एनर्जी है कि आपको गोल नहीं पाने दे रही है अपना। अगर आप उस खुद से परेशान हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने आप को फेलियर समझने लग जाओगे, और जहां ये फेलियर का ठोटा है, तो आपने जीते जी अपने आप को मार डाला। फिर चाहे आप अपना शरीर मिटा दो, चाहे जीते जी मरते रहो, तो आप हो तो मृत शरीर ही ना, मरे हुए व्यक्ति तो आप हो ही। जिस दिन जिसके अंदर से किसी चीज़ की मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तो वो मर ही गया है, सिर्फ वो जी रहा है। सांसें चलने से क्या होता है? मरना सिर्फ हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता कि बॉडी मिट गई, दफना दिया और शमशान घाट में जाकर जला दिया, सिर्फ वो मरना नहीं होता। बहुत लोग आजकल जीते जी भी मरते हैं।
सुबह उठते साथ ही अगर आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, आपको दिन अच्छा नहीं लग रहा, लोग अच्छे नहीं लग रहे, बात करने के लिए पसंद नहीं आ रहा, आप मरे हुए व्यक्ति हो, आप संसार में आपका कोई रोल ही नहीं रह गया। तो जो पुराण्स हैं, दे डिस्क्राइब अ यूनिवर्स शेप्ड लाइक एन एग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, इस यूनिवर्स को या इस ज्योग्राफिकल डिस्कशन को ऐसा मत समझना, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि जैसा आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो कि सर ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, हम तो ज्योग्राफी के अंदर कुछ और पढ़ते हैं। ये एक हिंदू माइथोलॉजिकल किताब बता रही है आपको। पुराण का कहना है ये जो संसार है, जो यूनिवर्स है, इसका आकार एक अंडे की तरह है। अगर हम इस अंडे की वर्टिकल डिवीजन करें, वर्टिकल डिवीजन कैसी होती है? ये वाली, ऐसे। और अगर मैं यहां पर बोलता हूं हॉरिजॉन्टल, तो कैसे होती है वो? ऐसे वाली, है ना। अभी हम फिलहाल यहां पर वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर इसके अंदर ऐसी लेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 पार्ट्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब समझो इसको आगे। वर्टिकली डिवाइडेड इनटू सेलेस्टियल वर्ल्ड्स। वर्टिकली ये सेलेस्टियल वर्ल्ड्स के अंदर डिवाइडेड है। वर्टिकली कैसे डिवाइडेड है? सॉरी, 3 चीजों के अंदर, सेलेस्टियल वर्ल्ड्स, अर्थ और नीदर वर्ल्ड्स। फायका, इन 3 शब्दों के मतलब जानते हो आप? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। तभी मैं कहता हूँ वर्ड टू वर्ड एनालिसिस जरूरी है। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ फायका, मतलब मैं सब लोगों के साथ एक बात कर रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी है। ऐसी बुक में तो भागना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि पुराण्स यूनिवर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पुराण के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो एक अंडे की आकार की तरह है, और वर्टिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रेल्म्स, 3 जोन्स। ये भी साथ मैंने क्या बनाया, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, मैंने पहले ही बना कर रख दिया। लेकिन ये क्या है? सबसे पहले आप यहां पर एक शब्द देख रहे हो ना, अर्थ। अर्थ क्या है? पृथ्वी, जिसपे आप और मैं रह रहे हैं। ये है ह्यूमंस की जगह, अर्थ है पृथ्वी। अब यहां पर 2 वर्ड और हैं, इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है सेलेस्टियल वर्ड्स, राइट में लिखा हुआ है नीदर वर्ल्ड्स। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इंसानी शरीर आपको इस जन्म में मिला हुआ है, राइट? अब क्या है, आपकी ओवरऑल जो रिजल्ट है, जब आप मरोगे जिस दिन, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है, या तो वो पुण्यों से भरा होगा, आपने बहुत सारे पुण्य करे हैं, अच्छे काम करे हैं, या तो वो पापों से भरा होगा। जैसे आपने बड़े सारे पुण्य भी तो करे होंगे लाइफ में, बड़े सारे पाप भी करे होंगे, तो 100% जो आपका रिजल्ट होगा मरते दम तक, मरते हुए, तो वो इसका कॉम्बिनेशन और इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर वो ओवरऑल नेगेटिव रहा तो आप कहां जाओगे? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं 2 जगह? स्वर्ग और नरक जाओगे। अगर वो ओवरऑल पॉजिटिव रहा तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? स्वर्ग। तो कमिंग बैक टू दीज वर्ड्स, सेलेस्टियल वर्ल्ड एंड नीदर वर्ल्ड्स। सेलेस्टियल वर्ल्ड है आपका हेवन, और नीदर वर्ल्ड क्या है आपके लिए? हेल। इसके बीचों बीच में अर्थ होता है ना फायका अपना, जहां पर हम रह रहे हैं, यही तो दुनिया है ना, इसके बाद या इसके आगे के पीछे है ना। अब इसकी जो ऑर्डर है ना इसका, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि राइटर ने ऐसे ही क्यों लिख रखा है, सेलेस्टियल वर्ल्ड, अर्थ और नीदर वर्ल्ड्स। हमें इंसानी शरीर क्यों मिल रखा है? हर धर्म के अंदर एक कॉमन बात क्या कही जाती है, मुझे बताओ, क्यों मिला आपको इंसानी शरीर?
आप चाहते तो कुत्ते, कौए, सुअर, चीता, एनाकोंडा कुछ भी बन के पैदा हो सकते थे आप। ये इंसानी शरीर के अंदर आपने जन्म क्यों लिया? यस, है ना, पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, है ना? क्यों ठकुराइन, तुम मानती हो अपने आपको कि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे? मुझे तो इसी जन्म के नहीं लग रहे तुम्हारे अच्छे कर्म। हमारी आशिमा कहाँ है? अच्छा, आशिमा नहीं आई। एक तो जोक्स अपार्ट, ऐसा माना जाता है कि आपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म करे होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद आप आए हो धरती पर, है ना? और अगर धरती पर अगर आप अच्छे से नहीं चले इस जन्म में, जैसे पिछले जन्म से तो अच्छे कर्म करके आए तो मानव शरीर मिल गया, इंसानी शरीर मिल गया, लेकिन अगर अब अच्छे से नहीं चले तो कहां जाओगे? नर्क जाओगे। ठीक है, तो जो नीदर वर्ल्ड्स है ना दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, पाताल लोक। क्या कहते हैं? पाताल लोक। ये नीदर वर्ल्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नेदर वर्ल्ड्स। तो ये क्या है? सेलेस्टियल वर्ल्ड्स क्या होता है? ये आसमान को कहा जाता है या फिर विजिबल हेवन को कहा जाता है, यूनिवर्स को बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब जिसको आप एक तरीके से ऐसा मान लो कि देख नहीं सकते हो, मतलब, ठीक है, इनविजिबल हेवन को कहा जाता है। अब इनविजिबल हेवन को क्या क्यों कहा जाता है ऐसा? स्वर्ग का एड्रेस बताओ ईशा मुझे, और नर्क का भी नहीं पता ना, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी लाइफ में किसी का भी भला या बुरा करने से पहले क्यों सोचते हैं हमेशा? हमें डर किस बात का है? एक तो इमीडिएट, हाँ, एक तो इमीडिएट, शाबाश, एक तो इमीडिएट कर्मा का जो जीते जी हम भुगतेंगे, और मरने के बाद हेवन या फिर हेल का डिसीजन, है ना? फायका अगर अच्छे से नहीं चले तो क्या होगा फिर? अगर ह्यूमन कंडक्ट अगर अच्छे से ना हो तो फिर क्या होगा? अबे तेल में पकौड़े बनेंगे तुम्हारे, सुना ना, गरम तेल के अंदर पकौड़े भजिया बनेगी, ठीक है? इसलिए ठकुराइन, आपने कर्म अच्छे रखो। तो जो अर्थ है, अकॉर्डिंग टू पुराण हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है? जब ये रिदम चेंज होगी डिस्कशन की, मैं आपको बता दूंगा कि अब हम नॉर्मल ज्योग्राफी पे लौट कर आ गए, अब हम पुराण की बातें नहीं कर रहे, लेकिन अभी पुराण की बातें चल रही हैं। पुराण के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो है फ्लैट डिस्क, जिसके अंदर 7 लैंड मासेस हैं। अभी 7 लैंड मासेस क्या हैं? आप ऐसा मान लो, ये 7 लैंड मासेस एक प्रकार के क्या हैं? एक प्रकार के क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स। पुराण कितने टाइम पहले लिखे गए थे, कितने ज्यादा पुराने हैं, फिर भी आप देखो, लिखने वालों को ये ज्ञान है कि विश्व भर में, दुनिया भर में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आज कितने हैं? आज के समय में कितने हैं? 7 ही है ना? क्या ईशा सर्च कर रहे थे बैठ के गूगल पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? ठीक है, तो अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ 7 लैंड मासेस अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये फिगर मैंने हालांकि अंडे को समझाने के लिए वो बनाया था, लेकिन पुराण के अकॉर्डिंग ना ये सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं, देखना, एक, मैं अंडा ही बनाऊंगा वैसे, मतलब अंडे की शेप तक लेकर जाऊंगा इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 और
ये आपका क्या 7, ठीक है। तो ये ऐसा है अंडे जैसे शेप का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ये अरेंज्ड है। इन 7 लैंड मासेस को पुराण ने संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बोला वर्षास, ठीक है, वर्षास ये रटा। और पुराण का ये बोलना था कि जब ये कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, जब ये कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते थे तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग पहचान थी। वहां पर समुद्र थे, ठीक है, खारे पानी के, गुड़ के, मदिरा के, बटर के, दही के, दूध के और फ्रेश वाटर के। अगर आप इनकी संख्या देखो, मैं अगेन देखो आपसे बोल रहा हूं, आपको लगा होगा ये कौन से समुद्र हैं सर जो गुड़ से बने हुए हैं, दारू से बने हुए हैं, है ना। देखो पुराण, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज के बेसिस पर लिखी गई टेक्स्ट बुक्स हैं, जिनके अंदर कभी कभार स्टोरीज भी गिवन होती हैं, कुछ रिचुअल्स तो नहीं, मतलब ट्रेडिशंस गिवन होते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज गिवन होती हैं। तो ऐसी जो पुराण के जो राइटर्स थे, जब भी इनकी कंपाइलेशन हुई और ओवर द सेंचुरीज होती रही, तो इनका ये मानना था कि पूरी जो दुनिया है उसके अंदर जो अर्थ है, अर्थ के अंदर 7 ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर अरेंज है। और हर एक जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके आसपास जो समुद्र है वो 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 सी वाटर्स हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ों से बन रखे हैं। अगर आप इसकी गिनती देखो 7 लैंड मासेस, तो ये 7 चीज़ें निकल कर आएंगी, देखना। सॉल्ट वाटर 1, गुड़, मोलेसेस होता है गुड़, वैसे मोलेसेस ना ऐसा एक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, दिखाता हूँ आपको, उसको उससे वैसे गुड़ बनता है। जैसे अगर चलो मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ मैं मोलेसेस, ये रहा। गन्ने से जो आप गन्ने का रस निकालते हो उसको गैस पे बार बार गर्म करते चलो, तो वो ऐसा थिक डार्क ब्राउन कलर का वो एक लिक्विड आपको देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये हेल्दी माना जाता है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर। और मोलेसिस को अगर आप लिखोगे ना इन हिंदी, तो अगर आप देखना यहाँ पर, ये देखो आपको आएगा, एक सेकेंड, गुड़, ठीक है। तो गुड़ क्या होता है आपका, गुड़ होता है आपका जिसको आप इंग्लिश में कहते हो जैगरी, ये, ठीक है। अब ये दोस्तों देखना 7 चीज़ें निकल कर आएंगी, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आसपास के सी वाटर पुराण कहता है कि 7 लैंड मासेस के 7 तरीके के। एक है सॉल्ट वाटर, दूसरा मोलेसिस, तीसरा वाइन, चौथा बटर, पांचवा कर्ड, 6 मिल्क और 7 है फ्रेश वाटर। अब ये तो होगी दुनिया की अरेंजमेंट। तो पुराण के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा एशिया कहाँ है इन सारे 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में से? अगर मैं उसको बोलूं नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। भारत का इनमें से 7 से लेकर 1 तक मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है कि मतलब बाहर की लेयर 7, फिर घुसते घुसते अंदर तक 1, ठीक है। तो भारत इन 7 में से 1 तक, 1 से लेकर 7 तक कहाँ है? तो सेंटर ऑफ द अर्थ में पुराण का बोलना है कि एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं जम्बू द्वीप। क्या बोलते हैं?
जम्बू द्वीप। अब ये जम्बू द्वीप क्या होता है? देखो, जम्बू द्वीप ना एक एंशियंट हिस्टोरिकल टर्म है। आप बेसिकली कह सकते हो एक पौराणिक टर्म है जो पुराण के अंदर यूज हुई थी। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताता हूँ जम्बू द्वीप के बारे में। मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। जब हम कहते हैं ना इंडिया को कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो जम्बू द्वीप एक एंशियंट हिस्टोरिकल टर्म है विच इज यूज टू रेफर टू ग्रेटर इंडिया। जैसे हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? एक तो ये हमारा इंडिया, और इससे पास्ट में जो पूरा का पूरा जब ये लैंड मास ये जो जुड़ा हुआ था, यही तो बनाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ या ना? बताओ। ऐसे मैप्स बनाकर फटाफट ना, जैसे मैंने यहां पर बनाया 6 सेकंड 5 सेकंड के अंदर, आप ऐसे बनाकर जस्टिफाई करा करो हमेशा अपने आंसर को, कोशिश करा करो। दिस इज नोन एज आंसर राइटिंग। ओके, तो ये है ग्रेटर इंडिया। एंशियंट इंडियन सोर्सेज के अंदर रेफर करा जाता है ये जम्बूद्वीप बोलकर, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर आपको एक अच्छी बात भी बताता हूं, अपनी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टर्म को पुराण के अलावा सबसे पहली बार इतिहास में एक कैरेक्टर ने यूज करा था, जम्बूद्वीप शब्द अशोका ने। कब यूज करा था? 3rd सेंचुरी बीसीई के अंदर अशोका अपनी टेरिटरी को, अपनी रेल्म और टेरिटरी की बात होती है, मार्क करने के लिए ये शब्द यूज करता था। पहली बार उसी ने शब्द ये यूज करा था, जम्बू द्वीप। द्वीप का मतलब होता है वैसे तो आइलैंड। इससे जुड़ी एक कहानी और है कि जम्बू द्वीप इसलिए बोला जाता था क्योंकि भारत के अंदर जम्बू ट्रीज पाए जाते थे, इसलिए भारत को, मतलब भारत के आसपास को, ये भारत आज का ऐसा भारत तो था नहीं कि हम पाकिस्तान की जगह अलग बना दें और वो अलग बना दें, बांग्लादेश अलग बना दें, पूरा जुड़ा हुआ था। ये तो अभी हुआ है ना 1947 में और 1971 में। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास डेट भी नहीं है, जमाना भी नहीं है, इतने पुराने साल, हजारों साल पहले की अब ये बात कर रहे हैं, है ना? तो जम्मू ट्रीज यहाँ पर मिलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जम्मू ट्रीज कैसे होते हैं? ये वाले, ठीक है। इससे फ्रूट आता है, ठीक है, वैक्स एप्पल, जम्मू वैक्स एप्पल। इसको कई लोग वाइट गुआवा भी बोलते हैं, ठीक है, रेड गुआवा, वाइट गुआवा। दोस्तों, रेडी मूवी आप सभी ने देखी होगी, उसके अंदर एक ही सीन आता है जब ये गाड़ी से इसको उड़ा देता है, ये पेड़ों के ऊपर जा रहा है, जो ये फ्रूट टूट टूट कर गिरेंगे, ये जम्बू ट्री है, और ये जो फ्रूट टूट कर गिरेगा, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, और जो ये जो सलमान खान खाएगा फ्रूट उठाकर, दिस इज जम्बू ट्री का फ्रूट। थोड़ा सा अगर अभी इसको देख पाओ, ये है, ठीक है, इस मूवी के अंदर दिखाए गए थे, तो मुझे याद आया, मैंने आपको दिखा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जम्बूद्वीप। यानी कि अगर मुझे इसमें से मार्क करना हो तो मैं कहां ढूंढूं जम्बूद्वीप को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को? अकॉर्डिंग टू पुराण 7654321, कौन सा नंबर? 4। हाँ, तो किसको मार्क करूं मैं? तो 4 क्यों बोल रहे हो? हाँ, कौन सा नंबर? 1, ठीक है।
तो 1 जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? जम्बूद्वीप। ओके, फाइका, आर यू गेटिंग न्यू इनसाइट्स? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जम्बूद्वीप। अब क्या होता है, जम्बूद्वीप जो मैंने आपको एरिया बताया, पहले मुझे आप एक बताओ, आप इसको इंडिया कह सकते हो क्या, सिर्फ भारत कह सकते हो क्या? बताओ। अबे गूंगो बोलो। ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है ना? तो क्या मैं ऐसा कह दूं, ये जो ये जो पूरा का पूरा येलो डिमार्केशन है, ये है जम्बूद्वीप, और इसके अंदर ये जगह है भारत, या जिसको शुरू शुरू में बोला जाता था भारतवर्ष। हाँ है ना? तो कौन किसके अंदर है, पहले ये मुझे बताओ। जम्बूद्वीप के अंदर भारतवर्ष है या फिर भारतवर्ष के अंदर जम्बूद्वीप है? भारतवर्ष जम्बूद्वीप के अंदर है, ये वाली बात याद रखना अपने एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से, ये वाली बात याद रखना, ठीक है? तो सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जम्बूद्वीप, जिसके सदर्न मोस्ट पार्ट में, अब देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया, ये कॉन्टिनेंट है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट ही हुआ ना इसका, ये पूरा पूरा नीचे तो हुआ ना सदर्न मोस्ट पार्ट। क्या लाई करता है? भारतवर्ष। क्या लाई करता है? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष एक ऐसा लैंड है जो कि किसका पार्ट कंसीडर करा जाता है, जल्दी बताओ? जम्बूद्वीप का। ठीक है, एक बात यहां पर नोट डाउन कर लेना, इसको जम्बूद्वीप का, मैं यहां लिख देता हूं, इसको जम्बूद्वीप का सेंटर कंसीडर करा जाता है, सेंटर ऑफ जम्बूद्वीप। ठीक है, और जो 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, उसमें सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है ये, कैन यू सी द डॉट? इस 1 के अंदर, 1 तो हो गया ये कंसेंट्रिक सर्कल सबसे अंदर वाला जम्बूद्वीप, 1 के अंदर भी जो एकदम सेंटर पर है, एकदम सेंटर पर है, वो है भारतवर्ष। तो उसको लिखोगे कैसे? इसको लिखने का तरीका होता है कि लाइन नोट डाउन कर लो, इट इज कंसिडर्ड एज, भारतवर्ष के बारे में एक सेकंड नीचे लिख देते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज ध्यान से समझना इसको, इनर मोस्ट ऑफ द 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स, और उन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, क्या है वो? कॉन्टिनेंट्स। क्लियर हुआ? अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इससे भी ज्यादा, भारतवर्ष को, या भारतवर्ष के अंदर ना, जैसे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये अर्थ था,
पूरा का पूरा, जो कि शुरू में 3 लेयर्स में डिवाइडेड था। एक स्वर्ग है, एक धरती है, एक नर्क है। अगर प्रॉपर अर्थ के ऊपर हम बात करें, जो पूरा पूरा जिसमें ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, जो अंडे के आकार की देखने को मिलती है। मतलब हमें, मतलब पूरी जो उसका जो लैंड मास है, अगर हम देखें तो वो 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह, जो यूनिवर्स है वो अंडे के आकार की तरह है, ठीक है। ये हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स में देखने को मिलते हैं। अब इनमें से इनर मोस्ट हमने ये देखा, जो सबसे अंदर वाला जो इनर मोस्ट सर्कल है वो जम्बूद्वीप है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जम्बूद्वीप के अंदर जो है वो भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष को एक चीज से और डिनोट करा जाता था, या फिर एक माउंटेन भारतवर्ष के अंदर बोला जाता था, और वो बोला जाता था गोल्डन मेरू माउंटेन, ठीक है। गोल्डन मेरू माउंटेन, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। गोल्डन मेरू माउंटेन के बारे में कुछ बातें लिखवा देता हूं। गोल्डन मेरू माउंटेन को हम लोग माउंट मेरू भी बोलते हैं। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि, जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा, देखना ध्यान से देखना, ये था आपका जम्बूद्वीप, ये था आपका भारतवर्ष, और इसके भी सेंटर में है गोल्डन मेरू माउंटेन या माउंट मेरू। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो गोल्डन माउंटेन्स या माउंट मेरू जिसको बोला जाता है, दे आर सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है ये, एंड एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट लाइक अर्थ अपनी एक्सेस पर टिका रहता है ना, उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड जो है वो इन गोल्डन माउंटेन्स या माउंट मेरू की एक्सेस पर टिका हुआ है। और इस एक्सेस को, जो मैं एक्सेस वर्ड बोल रहा हूं ना, इस एक्सेस को ऐसा समझा जाता है पुराण के अकॉर्डिंग, ये ही एक्सेस है जो कि डिसाइड करता है। वैसे तो ये हेवन माउंटेन कंसिडर करे जाते हैं, लेकिन यही एक्सेस डिसाइड करता है जिसपे हेवन और हेल का जो कंसेप्ट है वो लाई करता है। स्वर्ग और नर्क का रास्ता इन्हीं माउंटेन से होकर गुजरता है, ऐसा पुराण का कहना है। एक और बात, इसकी इतनी मान्यता क्यों, पुराण ने और किसी माउंटेन्स का जिक्र इतनी गहराई से क्यों नहीं कर रखा जितना हाईलाइट इसको कर रखा है? वो इसलिए क्योंकि हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का अबोर्ड माना जाता है, कि वो यहां पर वास करते हैं। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये सबसे बड़ी बात, तो ये जगह है कहां? ये जगह है कहां आज के समय में? कंटेम्पररी टाइम को देखूं तो कहां है ये जगह पूरी दुनिया में? तो इसका एक आंसर है, there is no clear identification of गोल्डन माउंटेन मेरू इन कंटेम्पररी टाइम्स, लेकिन 99% टाइम्स ये बिलीव करा जाता है कि ये जो
माउंट मेरू है, फिर मेरू माउंटेन्स के, गोल्डन मेरू माउंटेन्स के जो पहाड़ हैं, ये हिमालयास हैं, या फिर अरावली की रेंजेस है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर इनको ये माना जा रहा है कि अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस उनका घर है, तो हिमालय के पहाड़ी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आज भी भगवानों का घर माने जाते हैं। अलग अलग पहाड़ की अलग अलग चोटियां उनकी मान्यता है। जैसे शिवजी कहां वास करते हैं? कौन से पर्वत पर? कैलाश पर्वत पर। और ठकुराइन, उत्तराखंड तो वैसे भी देवी देवताओं के पहाड़ माने जाते हैं सारे के सारे, है ना। हर पहाड़ के अंदर कम से कम 100 हजार देवी देवताओं की मान्यता बसी रहती है वहां पर। हर मंदिर की अपनी खास बात है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े मंदिर की, है ना। सबके साथ कोई ना कोई मान्यता जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड है, राइट। उत्तराखंड को एक किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि और पंच केदार, सुना है? इतनी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा, सर जब ये राइटर बोल नहीं रहा है तो आपने ये एकदम से ऐसा क्यों बना दिया कि आपने बोला कि ये है जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप के अंदर है भारतवर्ष, भारतवर्ष के अंदर आप एकदम सेंटर पर आपने ये माउंट मेरू क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ये लाइन देखो, गोल्डन माउंट मेरू राइजिंग फ्रॉम इट्स मिडिस्ट, एकदम मिडिल से, इसलिए 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने यहां पर बनाए। अब देखो, सेवरल एक्सप्लेनेशंस जो नेम भारतवर्ष की दी जाती हैं, ये हम जानते हैं कि ये हमें कनेक्ट करती हैं विद द टर्म भारत पीपल। अब ये भारत, या जिसको अगर हम भरत कह लें, तो ये नाम कहां से आया? ये भारत के जो लोग हैं, ये माना जाता है पुराण के अकॉर्डिंग, हिंदू मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग, हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि हम सारे वंशज हैं ऑफ द लेजेंडरी किंग भरत, जो कि बेटे थे दुष्यंत के और शकुंतला के। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। सिंपल भाषा में एक चीज समझ जाओ, छोटी सी। दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र महाभारत की जब लड़ाई चल रही होती है, मतलब महाभारत के बारे में जब आप सुनते हो, सॉरी लड़ाई नहीं चल रही होती, महाभारत के बारे में जब आप सुनते हो, महाभारत की लड़ाई के बारे में आप सीरियल्स देखते हो, पढ़ते हो, आप जानते होगे महाभारत के बारे में, उस टाइम पर जिक्र होता है इनका। तो ये शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है, इनके बारे में जो हमें झलक देखने को मिलती है, वो पूरी महाभारत में कहाँ है? कौरवों के टाइम पर है, पांडवों के साथ रिलेटेड थे, इन्होंने युद्ध लड़ा था। कौन है ये लोग? कौरव और पांडव एक दूसरे के क्या लगते थे? कजन ब्रदर्स, राइट। सगे कौन थे? 5 पांडव और 100 कौरव, राइट। हाँ या ना? ठीक है। इनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे, जैसे मतलब मान लो कि परदादा के परदादा के परदादा के परदादा, ऐसा करके जो ग्रेट एंसेस्टर थे इनके, सबसे पहले इनके जो वंश जहां से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा माना जाता है वो स्टार्ट हुआ दुष्यंत से। ठीक है। तो वो हस्बैंड थे शकुंतला के और बाप थे भरत के। वो महाभारत में देखने को मिलते हैं ये हमें, और कालिदास के एक प्ले में
जिसको आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तमिलनाडु में पढ़ते हो, अभिजान शकुंतलम। ठीक है, अगर आप ये देखो एक लाइन, इस दुष्यंत रिलेटेड टू पांडव, तो इसको देखना यहां पर आपको क्या मिलेगा, किंग दुष्यंत इज ग्रेट एंसेस्टर ऑफ कौरव एंड पांडव, या कुरु वंश के सबसे पुराने एंसेस्टर माने जाते हैं। जो राजा दुष्यंत थे वो राजा भरत के पिताजी थे, और भरत राजा इस काफी ग्रेट किंग माने जाते हैं इस लीनेज के, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम रखा गया। और अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मुझे आपको समझाना था। भारतवर्ष कनेक्ट्स इट विद द भारत पीपल, डिसेंडेंट्स ऑफ द लेजेंडरी किंग भरत, सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। कौरव एंड पांडव आर डिसेंडेंट्स ऑफ दुष्यंत ओनली। तो इनका खानदान कहां से शुरू होता है कौरव और पांडवों का? दुष्यंत से। तो इनके परदादा या परदादी जो थे सबसे पुराने, वो कौन बन जाते हैं? राजा दुष्यंत। और उनकी परदादी कौन? परदादी की परदादी जो भी मानी जाती है शकुंतला, दुष्यंत की बीवी। इन दोनों का बच्चा कौन? भरत। ठीक है, जिसके नाम पे भारत शब्द आप उसको कह सकते हो, भारतवर्ष नाम आया, और हम सारे इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। लेकिन इनके इमीडिएट वंशज कौन माने गए? कौरव और पांडव। ठीक है, तो यानी कि जो कॉस्मोग्राफी है, मतलब यूनिवर्स के बारे में जो डिस्कशन है, हमें उसका मिक्सचर ज्योग्राफी के साथ देखने को मिलता है पुराण के अंदर। और काफी सारी जो डिस्कशंस यहां पर हमें बता रखी हैं, जो टर्म्स यूज कर रखे हैं, क्या आज भी वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस होल्ड करते हैं क्या? बताओ। जैसे पुराण ने कहा कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कुरान ने कहा कि मेरू नाम के एक पहाड़ है, ये सब आज हम जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी गो हैंड इन हैंड। तो भारतवर्ष जो है, इट इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ 9 डिविजन्स। ऐसा माना जाता है कि जो भारतवर्ष है उसके अंदर 9 डिविजन्स हुआ करती थी, जिनको लोग कहते हैं खंड। खंड, और एक दूसरे से वो अलग थे बाय सीज, वो जो 9 डिवीजन थी। अगेन ये पुराण के अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल डिवीजन है। ठीक है, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज डिस्क्राइब्ड इन पुराण्स, इट एक्सटेंड अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पिलग्रिमेज कौन सी जगह होती है जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं? तो राइटर आपसे ये कह रहा है कि पुराण में जो पिलग्रिमेजेस वाली जो जगह है वो एक दूसरे से काफी अलग है, और क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कोनों में फैली हुई है। पुराण के अंदर जो भी पहाड़ बताए गए हैं, जो नदियां बताई गई हैं, जो जगहें बताई गई हैं, उनमें से कुछ चीज़ों का हम आज भी आइडेंटिफाई करते हैं। वो हमें सजेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने जब जब पुराण को लिखना शुरू करा, पहले तो ये ओरल ट्रेडिशन थे, बाद में कंपाइल करेगा, लेकिन पुराण को जैसे भी जिसने बनाया जाए, वो ओरल फॉर्मेट के अंदर बनाया, बाद में रिटर्न कंपाइल करा गया। लेकिन जो उसके कंपोजर्स थे, ओरिजिनली जो बातें बोली गई पुराण के बारे में लिखी गई, दे वर फेमिलियर विद द वेरियस एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इनको माना गया पुराण में लिखी हुई बातों को, एंड परसीव्ड देम एज पार्ट्स ऑफ लार्जर कल्चरल होल। यानी कि पुराण के बारे में जो चीजें हमें गिवन है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन है, जो एनालिसिस गिवन है, उससे ही हम कह सकते हैं कि पुराण खुद हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर शुरू से कितनी ज़्यादा, कितनी भिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और वो डाइवर्सिटी का एंगल पैदा ही इसलिए हुआ बिकॉज भारतवर्ष, इंडिया सबकॉन्टिनेंट, उसकी जस्ट अ मिनट, उसकी ज्योग्राफिकल डिविजन्स बहुत ज़्यादा थी। तो जब ज्योग्राफिकल डिविजन्स बहुत ज़्यादा थी, तो हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन की जो बातें थी, वो एक दूसरे रीजन्स को देखने को, जानने को मिलती थी, जिसकी वजह से लोग जब एक रीजन के, दूसरे रीजन के, तीसरे रीजन के, चौथे रीजन के, पांचवें रीजन के और एन नंबर ऑफ रीजन के जब एक जगह पर आके रहते थे, या एक जगह से दूसरी जगह अपना आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे, तो इट रिजल्टेड इन कल्चरल एक्सचेंजेस। और फिर जो इन सबके कंट्रीब्यूशन से, एक जगह से दूसरे का जाने की वजह से
जो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो कल्चर इमर्ज हुआ, उसने भारत को पहचान दी कि भारत एक डाइवर्सिटी रिच देश है। इसलिए डाइवर्सिटी की जो डिबेट अगर आपको करनी हो तो इसका ट्रेस तो आप, इसका हिस्टोरिकल रूट तो आप पुराण को भी मान सकते हो। आगे और बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में दोस्तों, इस डिस्कशन में, लेकिन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।